नमस्कार साथियों, तेरी मेरी कहानी साइकोलॉजिकल सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हमारा सेशन है 85 और आज के सेशन में जो चर्चा करेंगे वो है रिलेशनशिप इम्पैक्ट ऑन मेंटल हेल्थ। 6 अगस्त नेशनल मेंटल हेल्थ अवेयरनेस डे भी होता है। हम सभी वैसे तो अपने अपने एरियाज़ में, चाहे वो हमारी फ़िज़िकल हेल्थ हो, मेंटल हेल्थ हो, सोशल हेल्थ हो, इमोशनल हेल्थ हो, उन सभी में बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं। आज का टाइम पहले के समय से बहुत ज़्यादा बदल चुका है। आज सभी लोग अपने अंदर एक परिवर्तन स्पष्ट रूप से देखते हैं कि वो हर एक क्षेत्र में, चाहे वो उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि हो या उनकी प्रोफेशनल लाइफ हो, उन सभी चीज़ों में वो अपनी पुरानी चीज़ों से लेकर के आने वाले कल में हर तरफ एक अवेयरनेस को अपने साथ रख रहे हैं और उस पर विचार भी कर रहे हैं। उनके विचार, उनके व्यवहार और उनके बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हमें बताते हैं कि वो आज पुराने तौर तरीक़ों से पूरी तरीके से इन्फ्लुएंस्ड नहीं है। वो आने वाले समय के परिवर्तन और हो रहे परिवर्तन सभी में अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं। कहीं तो हमारा जो देश है वो आज़ादी के उत्सव के रंग में रंगा हुआ है। बहुत सारे लोग तिरंगा हर घर में लहराने की तैयारी में हैं और बहुत सारे लोगों ने अपने आसपास हमारे तिरंगे के रंगों से रंगी अपनी तस्वीरें और अपनी बहुत सारी ऐसे चित्रों को अपने डीपी में और अपने प्रोफाइल में ऐड कर लिया है। वहीं आज बहुत सारा एक तबका फ्रेंडशिप डे भी मना रहा है। फ्रेंडशिप डे यानी कि रिलेशन, एक ऐसा रिलेशन जहाँ पर आप दोस्ती को महसूस करते हैं, उसकी सिक्योरिटी को महसूस करते हैं, उसके साथ होने वाली जो इमोशनल एक्सचेंजेस हैं और कम्युनिकेशन है, आप उन सब को अपने अंदर फील करते हैं और आप तभी कह पाते हैं कि आपके पास अच्छे दोस्त हैं। तो आइए आज के इस पावन जो हमारा डे है, फ्रेंडशिप डे, उसी के को ध्यान में रखते हुए हमने आज के सेशन को डिज़ाइन रखा है। और भी बहुत सारी एक हफ्ते में कुछ ऐसी कहानियाँ, कुछ ऐसी स्टोरीज़ हमें टकराती रहती हैं जिससे कि हम अपने विषय के पास साथ आज़ादी से और आसानी से बढ़ जाते हैं। हम सोचते हैं कि किस तरीके से आप तक उन चर्चाओं को और उन विषयों को शामिल किया जाए जहाँ अक्सर आप कुछ ऐसी चीज़ों को छोड़ देते हैं या इग्नोर कर देते हैं जो जाने अनजाने में आपको परेशान भी करती हैं या परेशानी का कारण बन जाती हैं। एक छोटी सी कहानी है जिसमें एक व्यक्ति मुझे बात करता हुआ सुनाई दिया कि वो अपने किसी एक और रिलेटिव से बात कर रहा था और लगभग ये बातचीत 30 मिनट से भी ज़्यादा का समय तक चली और उस पूरी चर्चा में वो शख्स बहुत ही परेशान था। कुछ उसके जो रिश्ते थे वहाँ पर उसको जो स्वच्छंदता देनी चाहिए या उस पर जो विश्वास करना चाहिए या वो अपनी बातों को कैसे उन तक पहुँचाए, इन सारे बहुत सारे विषयों पर वो शख्स चर्चा करता रहा। उसी दौरान जब वहाँ पर मैं मौजूद थी और मैं उसे बहुत गहराई से उसको सुन रही थी, समझ रही थी और प्रयास कर रही थी कि एक रिश्ते हमारी मनोभाव को किस तरीके से प्रभावित करते हैं। तो रिलेशनशिप कैसे हमारी दोस्ती का रिश्ता हो, प्यार का रिश्ता हो, हमारे पेरेंट्स के साथ हमारी रिलेशनशिप हो, हमारे भाई बहनों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, सामाजिक रिश्ते, हर एक जगह पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये जो रिश्ते हैं वो हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं। अक्सर अगर इनमें थोड़ी सी भी नादानी बरती जाए, अगर ये रिश्ते आपको बहुत ज़्यादा सुकून ना दें तो बहस होने लगती है, आपके बहुत ज़्यादा बातचीत होने लगती है। उस बातचीत के दौरान आपके अंदर बहुत सारे ऐसे संशय, डाउट्स क्रिएट हो जाते हैं, आपके रिएक्शंस डे बाय डे चेंज हो जाते हैं, आप खुद को अनसेफ फील करने लगते हैं। रिलेशनशिप टॉक्सिक रिलेशनशिप में बदल जाती है, मूड स्विंग्स होने लगते हैं, हॉस्टाइल बिहेवियर क्रिएट हो जाता है, कभी हम खुद को हार्म पहुंचाते हैं, कभी हम दूसरों को पहुंचाने लगते हैं। ऑब्सेशन कनेक्टेड हमारे थॉट हो जाते हैं, हमें बार बार बस एक जैसे ही विचार आते हैं। अगर बात करनी है तो बात नहीं हुई, फ़ोन करना है तो फ़ोन नहीं हुआ, मिलना है तो मुलाकात नहीं हुई, या कोई भी ऐसा स्पेसिफिक ऑब्सेशन जो कि हमारे अंदर बार बार
एक बहुत आक्रामकता के साथ घर कर जाता है और हम अपने आप को कहते हैं कि हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं, हमारी लाइफ सेक्रीफाइस हो रही है, हमारे अंदर डिप्रेशन, एंग्जाइटी, पैनिक अटैक, सुसाइड जैसे बहुत सारे ऐसे विचार, और कई बार तो ये वाकई में सच्चाई में हमारे आसपास हमको डिप्रेशन, एंग्जाइटी और पैनिक अटैक्स से ग्रस्त हो जाते हैं। कुछ लोग इसमें अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं या कुछ लोग दूसरों को समाप्त कर देते हैं। रिश्तों की जो दीवार है और रिश्तों की जो डोर है वो सिर्फ मात्र एक यहाँ तक सीमित नहीं है कि सिर्फ रिश्ता होना, चाहे वो रिश्ता कोई भी हो, दोस्ती का हो या कोई और पारिवारिक रिश्ता, उसमें जो चीज़ें ज़रूरी हैं उन तो को आप तक आज के इस सेशन में पहुँचाना हमें अपनी जिम्मेदारी भी लगती है, और आपके साथ अपने विचारों को साझा करना, ये इसका एक जो खुशी का अनुभव होता है वो कुछ अलग ही होता है। तो हम कोशिश करते हैं कि आप हमारे हर सेशन में जो भी आपके विचार हैं, जो भी आपकी समस्याएं हैं, वो हमारे हेल्पलाइन नंबर तक ज़रूर पहुंचाते रहिए। हमारा हेल्पलाइन नंबर 9411731750। आपके जो भी विचार होते हैं, आपकी जो समस्याएं हैं, उसी पर ही आधारित हमारा अगला एपिसोड होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि कैसे रिलेशनशिप के सही मायनों को पहचाना जाए और रिलेशनशिप को सही तरीके से उसका आकलन, उसका समझ अपने अंदर बिठा ली जाए, जिससे कि हम हर रिश्ता एक आनंदमयी रूप से निभा पाएँ। तो इसमें जब रिश्तों को का सच्चा एक जो मीनिंग है, उसमें जो हमारी एक पर्सनल रूप से मैंने इसको एक 12 फैक्टर्स थ्योरी में आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। वो 12 फैक्टर क्या क्या हैं, पहले हम उन्हें समझ पाते हैं। वो 12 फैक्टर्स हैं: हैप्पीनेस, रिलैक्स्ड, ग्रोथ, डेवलपमेंट, प्रोडक्टिविटी, अंडरस्टैंडिंग, मैच्योरिटी, फ्रीडम, बिलीव, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी एंड पीस एंड सेटिस्फैक्शन। अगर हम ये 12 फैक्टर्स अपनी हर रिलेशनशिप में अपनी तरफ से भी और दूसरे की तरफ से भी अगर ये शामिल हो जाएं, तो हमारी हर रिलेशनशिप हमारे मेंटल हेल्थ को, हमारी इमोशनल हेल्थ को, साइकोलॉजिकल हेल्थ को हमें एक सुकून देने वाली बन जाएगी। वो रिश्ता बड़े से हो, छोटे से हो, या आपकी बराबरी में हो, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के रिश्ते हों या फैमिली लाइफ के, आपकी सोशल लाइफ के रिश्ते हों या आपकी पर्सनल लाइफ के, रिश्ता हर एक वही अच्छा है जो आपको खुशियाँ देता है। तो पहला फैक्टर देखते हैं, हैप्पीनेस। कैसे हम एक रिश्ते में खुश रह सकते हैं। अक्सर देखा जाता है कि लोग सोचते हैं कि खुशी दूसरा वाला आपको देगा तब आप खुश रहेंगे। जब एक दूसरा व्यक्ति जिसके साथ आपका रिश्ता है वो आपके अकॉर्डिंग काम करेगा या वो आपका कहना मानेगा, आपको जो चीज़ें चाहिए वो अगर वो देगा तो आप खुश रहेंगे। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो आप खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि वो आपका कहना नहीं मान रहा, आपके कंट्रोल में नहीं है, और आपकी जो खुशियाँ हैं वो डिपेंडेंट हो जाती हैं। तो सबसे पहले अगर आप किसी भी रिश्ते में, पर्सनल रिश्ते में या फैमिली रिलेशनशिप में खुश रहना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी आदत में जो शामिल करना है वो है नो कैलकुलेशन और बी रिस्पॉन्सिबल। अगर आप कैलकुलेशन को नहीं रखेंगे, कितनी बार फ़ोन किया, कितनी बार आपने हमारे हाल चाल पूछे, कितनी बार आप हमसे मिलने आए, कितनी बार आपने हमें अपने यहाँ बुलाया, कितनी बार आपने हमें गिफ्ट दिए, कितनी बार हमने आपको कुछ दिया या नहीं दिया, ये सारे कैलकुलेशंस अगर आप हटा देंगे, कितना दिया और क्या दिया, क्यों नहीं दिया, ये सारे क्वेश्चंस और ये सारे कैलकुलेशंस ही सबसे ज़्यादा हमारी खुशियों को नज़र लगाते हैं, या कह दीजिए कि उनको ख़त्म कर देते हैं। तो आप अपनी रिलेशनशिप में कैलकुलेशन को जगह ना दें। नो कैलकुलेशन एंड सेल्फ रिस्पॉन्सिबल। सेल्फ रिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है कि आप अपने रिश्ते में पूरी तरीके से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का पालन करें। अगर आप पेरेंट के रिश्ते में हैं, अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं, फ्रेंड हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ फ्रेंड क्या बनती है? टू गिव द स्ट्रेंथ टू समवन। आपकी जो पूरी प्रायोरिटीज़ हैं वो इस तरफ जाती हैं कि आपका जो भी रिश्ता है वो रिश्ता ये महसूस कर पाए कि आप उसके लिए जिम्मेदार हैं, आप उसे अपनी जिम्मेदारी का पार्ट मानते हैं। वो जिम्मेदारी वो नहीं जो आपने अपने मन से अपने आप ही ग्रैब कर ली है, वो जिम्मेदारी वो होगी
जो आपका दूसरा एक रिश्ता जिसके साथ आप हैं वो आपको दे रहा है, धीरे धीरे दे रहा है, और वो जिम्मेदारी आप ऑटोमेटिकली निभाते जा रहे हैं। धीरे धीरे ये देना और धीरे धीरे आपका लेना साइलेंटली आपके रिश्ते में खुशियों का संचार करता है और आपकी रिलेशनशिप को स्ट्रेंथफुल बनाता है। सेकंड है रिलैक्स। जाहिर सी बात है, जब हम खुश होते हैं तो रिलैक्स तो होंगे ही, किंतु सिर्फ बात खुश होने से नहीं बनती। आप इतने रिलैक्स हो जाएं कि आपको कोई भी ऐसा संशय, कोई भी ऐसा डाउट आपके मन में ना आए। हम रिलैक्स तभी नहीं हो पाते जब हमें शक होता है, कहीं हमारा बच्चा कुछ ऐसा तो नहीं कर रहा, कहीं हमारा लव पार्टनर कुछ और तो नहीं कर रहा, कहीं हमारी फ्रेंड कहीं कुछ और तो नहीं सोच रही, वो मुझे पसंद करती है या नहीं पसंद करती है। जी हाँ, ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपके जो रिलैक्सेशन है उसको समाप्त कर देते हैं, या उसमें एक टेंशन भरा माहौल आपके अंदर आ जाता है। आपको रिलैक्स होने के लिए सबसे बेहतर रिजल्ट है आप लेस क्वेश्चनिंग और डू मोर की थ्योरी पर चले जाइए। आपका जो क्वेश्चनिंग है वो अगर अपने आप में ही कम होगी कि आप कहाँ गए थे, क्यों कहाँ गए थे, क्यों न गए थे, किस लिए गए थे, कितनी देर लगी थी, किससे बात कर रहे थे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको रिलैक्स नहीं होने देते। और डू मोर से मतलब है कि आप फंक्शनिंग हो जाइए, आप जल्दी जल्दी मिलने जाइए, आप बात करिए। आपको अगर लगता है कि आपको प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिल रहा है तो इसको समझने का प्रयास करिए। ज़रूरी नहीं है कि ये रिस्पांस सिर्फ इग्नोरेंस का हो या कोई डाइवर्जन हो, सप्रेशन हो या फिर कोई भी एक सफरिंग हो। कई बार हमें रिस्पांस उस समय या उस तरीके से नहीं मिलते जैसा हम चाहते हैं। उसे ही समझना ही हमारी सबसे बड़ी अक्लमंदी होती है। तो हमारा रिलैक्स होना और खुश होना ये हमारे डेवलपमेंट पर के लिए हमें आगे बढ़ाता है। अगर किसी रिश्ते में आप विकसित नहीं हो रहे हैं, अगर कोई रिश्ता एक डेवलप नहीं हो रहा है, यानी कि डेवलपमेंट सिर्फ इसलिए नहीं कि आपने प्यार से शुरुआत करी और आप शादी तक पहुंच गए। अगर हम इसे डेवलपमेंट मांगते हैं तो ये एक प्रकार से हमारी एक नज़रअंदाज करना होगा उन रिक्वायरमेंट्स को जो एक रिश्ते में ज़रूरी होती है। चाहे दोस्ती का रिश्ता हो, दोस्ती हमारी 10 साल से है या 2 दिन से, इससे मैटर नहीं करता। आपका डेवलपमेंट होने के लिए आपका सेल्फ फोकस्ड होना और क्रिएटिव होना ये बहुत ज़रूरी है। आप तभी किसी भी रिश्ते में अगर अपने खुद को ग्रोथ नहीं दे रहे हैं, आप खुद को डेवलप नहीं कर रहे हैं, आप अपनी पढ़ाई छोड़ रहे हैं, आप अपना समय को बर्बाद कर रहे हैं, आप अपने दिन रात के स्केड्यूल को वेस्ट कर रहे हैं या उसे डिस्टर्ब कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीज़न कि आप किसी के साथ रिश्ता निभा रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं बहुत गलत तरीके से अपनी लाइफ को डायरेक्शन दे रहे हैं। आपका सेल्फ फोकस्ड होना और साथ में क्रिएटिव होना ये बहुत ज़रूरी है कि क्रिएट का मतलब है आप हर दिन कुछ नया रच रहे हैं, आप हर समय उस थॉट में जी रहे हैं जिस थॉट में आप अपने आप को पर फोकस्ड हैं। मेरे कपड़े, मेरी हेल्थ, मेरी पढ़ाई, मेरी स्कोर्स, मेरी जॉब, मेरी आगे का प्रमोशंस। अगर आप किसी भी रिश्ते में होते हुए अपने डेवलपमेंट पे सेल्फ फोकस्ड है, वो आपके रिश्ते को डे बाय डे स्ट्रॉन्ग करता चला जाएगा, क्योंकि आप यहाँ डिपेंडेंट नहीं है, आप अपने आप में बिजी हैं, क्रिएटिव हैं, अपने आप को बना रहे हैं, सजो रहे हैं, संवार रहे हैं। और अक्सर हम रिश्तों में स्वयं को भूलकर दूसरे पर समर्पित हो जाते हैं। जब हम स्वयं को भूल जाते हैं तो हम अपने आप को इग्नोर करते हैं। जब हम स्वयं को इग्नोर करते हैं तो दुनिया हमें भी इग्नोर करती है। फाइनली हम सब इस लाइफ में अपने आप को खुश रखने, अपने आप को सुख देने और अपने आप को संतुष्ट रखने के लिए तो आए ही हैं। तो हमारी प्राथमिकता सबसे पहले हमारा सेल्फ है। तो हर रिश्ते में होते हुए भी सेल्फ का ध्यान रखना और क्रिएट करना, क्रिएटिविटी को अपने अंदर पूरा शामिल रखना, यही आपके रिश्ते में आपका डेवलपमेंट करेगा और आपके रिश्ते को भी डेवलप करेगा। जब आप डेवलप होते हैं तो ग्रोथ निश्चित है। नेक्स्ट नंबर है ग्रोथ का। ग्रोथ में ऑनेस्टी और सिंपलिसिटी अगर होगी तो डेफिनेटली आपकी ग्रोथ होगी, क्योंकि हर एक व्यक्ति कहीं दूर बैठा, हर एक चीज़, ये जो पूरे हमारे वातावरण में
पॉजिटिविटी है वो कहीं ना कहीं आपके डेवलपमेंट, आपके हैप्पीनेस और आपके रिलैक्स होने से वो वाइब्रेट होती है। पॉजिटिविटी के वाइब्रेट होने से आपकी ग्रोथ होती है, आपका रिश्ते में एक ग्रोथ आती है, उसमें एक ऑनेस्टी आती है और उसमें एक सिंपलिसिटी आती है। बहुत ज़्यादा दिखावा या बहुत ज़्यादा शो ऑफ आप अगर करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो रिश्ता है वो कहीं ना कहीं चरमराने लगता है। आपके अंदर एक इस तरीके का अविश्वास पैदा होता है कि अगर आप इस सिंपलिसिटी और इस ऑनेस्टी को जगह नहीं देते हैं और आपको लगता है कि जो आप दिखावा कर रहे हैं वही शायद आपके रिश्ते की मजबूती है, आपका अधिक समय देना, अधिक घूमना, अधिक गिफ्ट्स देना ही आपकी डोर बन जाती है एक रिश्ते को निभाने की, जिसकी वजह से भी एक रिश्ते में एक खालीपन, एक सूनापन आ जाता है और रिश्ते टिकते नहीं हैं। आज की इस भागदौड़ में हमारे भावनाओं में बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तन हो रहा होता है। उस भावनाओं के परिवर्तन को एक स्थायित्व देना ये हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत बन गई है। रिश्ता कोई भी हो, उस रिश्ते में प्रोडक्टिविटी की बहुत बड़ी भूमिका है। ग्रोथ के बाद आती है आपने क्या ऐसा प्रोडक्टिव किया जिससे कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया। अगर आपके रिश्ते में प्रोडक्टिविटी होती है और ये प्रोडक्टिविटी आती है आपके कंटिन्यूस एफर्ट्स टुवर्ड्स योर ड्रीम। आपके ड्रीम क्या है? आप अगर अपने ड्रीम्स को, अपनी नीड को, अपने डिज़ायर्स को इग्नोर कर रहे हैं और किसी रिश्ते में अपने आप को समेट रहे हैं, सिकोड़ रहे हैं, तो आपके रिश्ते में भी कोई प्रोडक्टिविटी नहीं नज़र आएगी। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम देखें तो हमें सीधे सीधे ये पता चलता है कि अगर हम रिश्ते में रिश्ता निभाते हुए खुद को सजोते हैं, संवारते हैं और खुद को ऊपर पहुंचाते हैं, ग्रोथ देते हैं, प्रोडक्टिविटी देते हैं, क्रिएटिविटी देते हैं और अपने स्वयं का डेवलपमेंट करते हैं, तो निश्चित ही हर रिश्ता भी हमारे साथ साथ एक ग्रोथ ले रहा होता है। उसके अंदर भी न्यू प्रोडक्टिविटी जनरेट हो रही होती है। तो आपका कंटिन्यूस एफर्ट्स अपने सपनों को पूरा करने के लिए, आप जब लगे होते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए, तो आपके साथ वाला भी आपसे मोटिवेट होता है, आपके साथ खुश होता है और वो आपसे सीख रहा होता है कि किस तरीके से रिश्तों में रहते हुए भी खुद को आगे बढ़ाया जाता है और खुद का अपना डेवलपमेंट किया जाता है। इग्नोरेंस जब जब आप स्वयं को करेंगे, हर रिश्ता चरमराएगा, हर रिश्ता बेमानी नजर आएगा और हम कहेंगे हमारे पास अच्छे रिश्ते नहीं हैं, हमारे पास कोई प्यार करने वाला नहीं है, हमारे पास अच्छा दोस्त नहीं है या हमारे परिवार की बागडोर बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। तो आइए समझते हैं नेक्स्ट फैक्टर है अंडरस्टैंडिंग। अक्सर अंडरस्टैंडिंग को भी हम गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। हमें लगता है अंडरस्टैंडिंग मीन्स कि दूसरा हमें समझ जाए, हमें क्या चाहिए, दूसरा हमें समझ जाए, हमारी नीड क्या है, हमारा व्यवहार क्या है, हमारे रिएक्शन क्या है, हमें किस बात पे गुस्सा आता है और हमें किस बात पे बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये यहाँ पर एम्पैथेटिकली होनी चाहिए और नीड बेस पर होनी चाहिए। अगर आप अंडरस्टैंड करते हैं खुद को, अपने आप को, और आप साथ में दूसरे को उसकी जगह पर जाके अंडरस्टैंड करते हैं, तो आप देखेंगे दूसरा मुझे समझे, मेरे लिए अंडरस्टैंडिंग रहे, ये तो एक्सपेक्टेशन हो गई, ये तो उम्मीद हो गई। और अक्सर हम कहते हैं कि आपको अपना लाइफ पार्टनर कैसा चाहिए, आपको फ्रेंड कैसा चाहिए, तो लोग कहते हैं कि हाँ जिसमें एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। अच्छी अंडरस्टैंडिंग यानी कि आपको समझने की अच्छी अंडरस्टैंडिंग। जी हाँ, ये मिस इंटरप्रिटेशन हमें रिश्तों में लंबा एक टिकाऊ रिश्ते देता नहीं है। अंडरस्टैंडिंग अपने आप की, हमें क्या पसंद है, हम कहाँ कंफर्टेबल हैं, हमें क्या चीज़ नहीं अच्छी लगती, हम किस चीज़ को यस कहें और किस चीज़ को कम्प्लीटली फ्लैटली रिफ्यूज़ करें। आपका रिफ्यूज़ल और ये समझना कि आपकी चॉइस क्या है, ये अंडरस्टैंडिंग पहले आप एम्पैथेटिकली रखें। दूसरे को दूसरे की पोजीशन पर जाकर अंडरस्टैंड करना और स्वयं को भी अपनी उस जगह पर अंडरस्टैंड करना, क्या हम कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग की दूसरों से उम्मीद करना ये अपने आप में एक बेईमानी हो जाती है और अगर ये नहीं मिलती तो हम कहते हैं कि अंडरस्टैंडिंग ही नहीं थी, तो फिर हमारा रिश्ता नहीं चल पाया। जी नहीं, अंडरस्टैंडिंग थी या नहीं थी ये तो बात की बात है। सबसे पहले तो क्या आप खुद को समझ रहे थे, क्या आप अपनी नीड को और एम्पैथेटिकली उसकी पोजीशन को और अपनी पोजीशन को समझ रहे थे। अगर आप सिंपैथेटिकली नहीं,
एम्पैथेटिकली अगर आप चीज़ों को समझेंगे, एम्पैथी रखेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग अपने आप डेवलप हो जाएगी। इसके साथ आता है, जब आपकी अंडरस्टैंडिंग एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाती है तो मैच्योरिटी। हम अक्सर कहते हैं रिश्तों में, कई बार मेरे पास टीनेजर्स गर्ल्स या बॉयज़ आते हैं और वो अपने रिश्तों में कई बार ये कहते हैं कि हमने कंटिन्यू नहीं किया जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीज़न कि हमारी रिश्ते में मैच्योरिटी नहीं थी। ये मैच्योरिटी एकदम से नहीं आएगी, इस मैच्योरिटी के भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। नॉन वर्बल अंडरस्टैंडिंग ही मैच्योरिटी है। अगले ने कुछ कहा नहीं और मैंने कुछ सुना नहीं और उसके बाद भी हम समझते हैं। अगर हम किसी को भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के द्वारा अंडरस्टैंड करते हैं, ये हमारे हर रिश्ते की मैच्योरिटी लेवल होता है। ये आता कहाँ से है? इसके बहुत सारे स्टेप हैं जिनकी हम अभी चर्चा कर रहे हैं। ये पैराशूट से जंप लेकर एकदम से आपके रिश्ते के बीच में कभी नहीं आएगा। तो अगर आप किसी भी रिश्ते में खुश नहीं है, रिलैक्स नहीं है, डेवलप नहीं है, ग्रोथ नहीं है, प्रोडक्टिविटी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो मैच्योरिटी को डायरेक्टली उम्मीद करना या मैच्योरिटी को कंप्लेन करना कि मैच्योरिटी नहीं है, ये अगेन कि हम एक नॉन सिंसियर रिलेशनशिप को निभा रहे हैं और हमें खुद ही नहीं पता कि हमारी रिश्ते में खुशी नहीं थी, हैप्पीनेस नहीं था और हम डायरेक्ट मैच्योरिटी की बात कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए हमें बचना होगा कि स्टेप बाय स्टेप इन 12 फैक्टर्स को अपनी लाइफ में एंट्री देनी होगी, तभी हम जाकर कह पाएंगे कि हमारा रिश्ता एक मैच्योर रिश्ता है। उसके साथ अब जब मैच्योरिटी भी हमारे अंदर आ जाती है तो बात होती है फ्रीडम की, जो कि रिश्तों में होता ही नहीं है। अगर आपका कोई भी एक ऐसा रिलेशनशिप, चाहे वो सिबलिंग के साथ हो, आपके फ्रेंड के साथ हो, आपका लव पार्टनर हो, आप उसे फ्रीडम तो दे ही नहीं सकते। और हमारी सोशल डेफिनेशन इस तरीके से डिज़ाइन की जाती हैं डिज़ाइन की जाती हैं जिसमें फ्रीडम की बात मतलब कि व्यक्ति को फ्री करना, वो जो चाहता है वो करने के लिए। जी नहीं, फ्रीडम होता है मेंटली अनलिमिटेड। मेंटली अनलिमिटेड मतलब आपको पता हो आप क्या पहनेंगे, उसमें कोई लिमिट नहीं है। आपको डिसाइड करना है आप क्या खाएं, क्या करें, किससे बात करें और कहाँ जाएं। अगर आप इन सारी चीज़ों को देखते हैं तो आप महसूस करेंगे कि ये फ्रीडम कोई ऐसी फ्रीडम नहीं है जिसमें आप उस आज़ादी की बात कर रहे हैं जिसमें आप अपने समय को, स्केड्यूल को बिगाड़ें, आप कहीं भी घूमने जाएं, आप कितनी भी देर तक जागें, आप कुछ भी करें, कुछ भी खाएं, कुछ भी पहनें, किसी से भी बात करें। ये वो फ्रीडम नहीं है। ये फ्रीडम है मेंटली अनलिमिटेड। आपको बस ये पता हो कि आपके ऊपर रोक नहीं है, आपको कोई भी टोकता नहीं है, आपके ऊपर कोई डाउट नहीं करता, आपसे कोई क्वेश्चनिंग नहीं करेगा। आपने क्या पहना है, कहाँ गए थे, किससे बात कर रहे हैं, ये आपसे कोई नहीं पूछेगा। तो आप देखेंगे कि ये जो मेंटली अनलिमिटेड आपने किसी को एक सोचने का दायरा दिया है, वो आपके रिश्ते की खूबसूरती बन जाता है। सॉरी। इसी के साथ आगे बात होती है बिलीफ की। जब आप किसी को फ्रीडम देते हैं, जब आप किसी को मेंटली एक अनलिमिटेड वे में फ्री करते हैं, तो आप देखते हैं कि आपके रिश्ते में एक विश्वास जन्म लेता है, आपके रिश्ते में एक स्टेबिलिटी आती है, सिक्योरिटी आती है। तो अगले हमारे 3 फैक्टर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है हर रिश्ते में, दैट इज़ बिलीव, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। बिलीव, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी हम अक्सर जंप करके शुरुआत में ही एक्सपेक्ट करने लगते हैं। शुरुआत में एक्सपेक्टेशन होने से हम कहते हैं हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं करता, हम सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, हमारे ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। वो ट्रस्ट इसीलिए नहीं होता क्योंकि हम बाकी फैक्टर्स को जंप करके इग्नोर कर चुके होते हैं और डायरेक्ट हम कहते हैं कि ट्रस्ट होना चाहिए। ये अंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट या मैच्योरिटी ये एकदम से नहीं मिल पाएगी। आपको समय देना होगा, आपको समझना होगा कि बिलीफ सिस्टम आपका दूसरे पर नहीं होता। बिलीफ सिस्टम आपका अपने व्यवहार पर होता है, आपके अपने रिएक्शंस पर होता है। आपको बिलीव हो कि आप दूसरे अपने रिश्ते में जो व्यक्ति है आपके साथ है, उसके साथ किस तरीके का बिहेव करते हैं, आप उसे कितना फ्री करते हैं, आप उसे कितना खुश कर पाते हैं, आप उसे कितना समझ पाते हैं, आप उसके साथ उसको डेवलप करने में उसकी कितनी हेल्प करते हैं,
उसकी ग्रोथ में आपका क्या योगदान है, ये सब कुछ आपके बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है। आप खुद में बिलीव करते हैं कि आप जिसकी भी लाइफ में हैं वो आपके लिए ये सोच ही नहीं सकता कि आप उसके लिए ख़राब हैं, क्योंकि ये इसलिए नहीं कि आपने उसके लिए बहुत कुछ किया है कि नहीं, बल्कि आपने स्वयं पर काम किया है, आपने स्वयं पर इन्वेस्ट किया है। आप जब खुद पर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो अपने आप ही बिलीफ सिस्टम बन जाता है। सेल्फ पे इन्वेस्ट करना यानी कि हमारे जो अपने हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होना, हमारे जो अपने हैं उनके डेवलपमेंट और ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए खुद को आगे रखना, ये सारी चीज़ें आपको बिलीव सिस्टम से के नज़दीक रखती हैं। और आप जब बिलीव में होते हैं, अपने ऊपर बिलीव होता है, तो आप सिक्योरिटी फील करते हैं। आपकी सेल्फ सफिशिएंसी और डे टू डे लाइफ में आने वाली जो सेल्फ डिपेंडेंसी है वो ही आपको सेफ्टी और सिक्योरिटी की तरफ ले जाती है। सिक्योर आप इनसिक्योर तभी होते हैं जब आपको पता होता है आपका व्यवहार बहुत खराब है, आप चिल्लाते हैं, आप बहस करते हैं, आप क्वेश्चनिंग करते हैं, आप करते कुछ नहीं है, आप दिखाते हैं अटेंशन सीख करने के लिए, आप दुखी हैं, आप बीमार हैं, आपको पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, आपको एंग्जाइटी है और आप अपने रिश्ते को डे बाय डे इनसिक्योर कर रहे होते हैं। पहले ये इनसिक्योरिटी आपके अंदर स्वयं जन्म लेती है और धीरे धीरे आप अपने व्यवहार से एक अगले को ये व्यवहार दिखा करके बिलीव करवाते हैं कि हाउ इनसिक्योर यू आर। उस व्यक्ति के लिए आपके अंदर कोई सिक्योरिटी नहीं है और धीरे धीरे करके दूसरा व्यक्ति भी आपसे इसी तरीके की एक इनसिक्योरिटी रखने लगता है। उसे लगता है कि पता नहीं आप कब तक उसकी लाइफ में हो, एज अ दोस्त वो कब तक आप उसकी लाइफ में हो, एज अ पेरेंट, गुड पेरेंट, एज अ पार्टनर आप उसकी लाइफ में कब तक हो, उसे कुछ आपके ऊपर बिलीव नहीं होता और धीरे धीरे ये सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी में कन्वर्ट हो जाती है। आपका सेल्फ सफिशिएंट होना, आप सब कुछ अपने आप को मैनेज कर सकते हो। आपकी तबीयत खराब हो या आपको कोई भी घबराहट होती है, किसी भी विचार से घबराहट होती है, आप दूसरे की हेल्प के बिना खुद अपनी हेल्प कर सकते हो। आप सेल्फ अवेयर हैं और अपना ख्याल रख सकते हैं। यही सेल्फ सफिशिएंसी ही सिक्योरिटी की निशानी है और यही सिक्योरिटी का सीढ़ी भी। तो आपको सेल्फ सफिशिएंट बनना होगा और डे टू डे लाइफ में लेस डिपेंडेंसी को आगे रखना होगा। आप कंप्लीटली अपने डे टू डे लाइफ की चीज़ों को हैंडल करने के लिए खुद ही सफिशिएंट हो, आप किसी पे डिपेंडेंट ना हो। अब बात आती है स्टेबिलिटी। अगर ओपन कम्युनिकेशन है और लेस डिपेंडेंसी है तो आपकी रिश्ता बहुत ही स्टेबल मोड पर चलता है। आपकी दोस्ती या आपका पार्टनर या आपकी पारिवारिक रिश्ते, उसमें एक स्थायित्व आ जाता है क्योंकि आपको पता होता है कि रिश्ते में 2 लोग हों या 4 लोग, हम सभी लोग सेल्फ सफिशिएंट हैं, डिपेंडेंट नहीं हैं और ओपन कम्युनिकेशन का प्लेस दिया हुआ है। ओपन कम्युनिकेशन का मतलब ही होता है आपको क्या चाहिए और आपको क्या नहीं चाहिए, इसको स्पष्ट रूप में बोल दिया जाए। अगर आप ये स्पष्टता रखते हैं तो आपका रिश्ता लंबे समय तक चलता है। वो तभी लड़खड़ाता है जब आप स्पष्ट कम्युनिकेशन को नहीं रखते। अगर आपको घूमना नहीं पसंद है, मूवी देखना नहीं पसंद है और आप दबाव में आकर के बाहर घूमने जाते हैं तो आप अपने रिश्ते में कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज़ों को घोल रहे हैं जो कि आगे चल के एक जहर की तरह काम करेंगी और स्टेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आता है रिश्ते में एक पीस और सेटिस्फैक्शन, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम शुरू से ही बेचैन हो जाते हैं, दोस्ती शुरू नहीं होती, हमारे अंदर बेचैनी हो जाती है, रिश्ता बनता नहीं है और हम कहते हैं कि हमें इस रिश्ते में पीस नहीं है। इसीलिए नहीं है क्योंकि उसमें हैप्पीनेस ही नहीं है, हम रिलैक्स नहीं हैं। तो कोशिश करें ये पीस और सेटिस्फैक्शन जो हर रिश्ते का सबसे अंतिम पड़ाव है, उसे पहले से ला करके अपने रिश्तों के साथ बेईमानी ना करें। अगर आप किसी के सच्चे दोस्त हैं तो ये सेटिस्फैक्शन और ये पीस आपको फील होगा जब आपके अंदर ये ख्याल आएगा, नो मोर, नो एनी मोर, और मेरे लिए मेरा दोस्त इनफ है या मेरे लिए इस रिश्ते में ये व्यक्ति इनफ है, अब मुझे कोई और नहीं चाहिए। ये हम एक दूसरे को पूरा
पूरा करते हैं और मैं जिस व्यक्ति के साथ हूँ उस व्यक्ति के साथ एक अच्छा महसूस कर पाता हूँ या कर पाती हूँ। ये अगर विचार आपको आ जाए कि अब कुछ और नहीं चाहिए, बस यहीं पर आपका पड़ाव समाप्त हो जाता है और आप अपने रिश्ते में एक सेटिस्फैक्शन और पीस को फील कर पाते हैं। तो आई होप आज का पूरा हमारा एपिसोड जो रिश्तों और मानसिक स्वास्थ्य पर डिपेंड था और हमने इसके 12 फैक्टर्स को आप तक पहुंचाया। कोशिश करिए आप अपने रिश्तों में इन 12 फैक्टर्स को ऐड ऑन करने की कोशिश करें और कोशिश ये भी करें कि इसकी शुरुआत स्टेप बाय स्टेप हो, ग्रेजुअली हो। ऐसा ना हो कि आप इनमें से किसी एक फैक्टर को अपनी मर्जी से चुन लें और उसके बाद इवैल्यूएशन शुरू कर दें, एनालिसिस शुरू कर दें। बेईमानी कहीं पर भी हो, चाहे वो रुपए पैसों की हो या रिश्तों में हो, उसके रिजल्ट्स हमेशा ख़राब होते हैं। कोशिश करें अपने रिश्तों में और अपने आप से ईमानदारी बरतें, खुश रहें, प्रसन्न रहें और इस लाइफ को ऐसे ही जीते रहें जैसे ये लाइफ आपको एक वरदान की तरह मिली है। आप जब अंतिम सांस लें तो आपको महसूस हो कि हाँ, आपने इस पूरे वरदान का जो अमृत है वो पी लिया और इस लाइफ को वो ऐसा बना दिया जैसा आप बनाना चाहते थे, जैसा आप इसमें जीना चाहते थे। तो अपने जो सपने हैं उनको पूरा कीजिए, एक लंबी उड़ान भरिए, खुला आसमान सबके सामने है, आगे बढ़िए और कभी भी किसी भी प्रकार का शोक मत मनाइए, अपने आप को उदास मत करिए। किसी भी प्रकार की आवश्यकता पड़ने पर हमारी हेल्पलाइन पर कांटेक्ट कीजिए। हमारे आज के एपिसोड को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करिए। इसी के साथ आज के इस तेरी मेरी कहानी साइकोलॉजिकल सेशन के 85 एपिसोड में आपसे विदा लेती हूँ। अगले सप्ताह फिर एक नए विषय के साथ आपके साथ रूबरू होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।